कभी कभी किसी चीज की एक सख्त और तेज परिभाषा बनाने की कोशिश करना इसके लायक होने की तुलना में अधिक परेशानी भरा होता है। केवल शब्द अक्सर किसी वस्तु को पहचानने में लगने वाली संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं के जटिल सेट का वर्णन करने का एक खराब तरीका होता है, चाहे वह वस्तु कितनी भी सामान्य और साधारण क्यों न हो। यही कारण है कि अश्लील साहित्य पर जस्टिस स्टीवर्ट की टिप्पणी का बौद्धिक समुदाय में इतने व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। इस अध्याय में हम तर्क देते हैं कि यह ग्रह की परिभाषा पर भी समान रूप से लागू होता है। इस बिंदु पर पहुंचने के बाद हम स्वीकार करते हैं कि एक्सोप्लैनेट की विविधता और जटिलता की खोज से ग्रह को परिभाषित करना काफी कठिन हो गया है। ऐसे ब्रह्मांड के रहस्य जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए जेंडर यूनिवर्स स्पेस डॉक्यूमेंट्री चैनल को और जुड़िए हमारे साथ। गर्म बृहस्पति का अस्तित्व पहला उदाहरण था और कई और भी होंगे। हाल तक ग्रहों की प्रकृति पर अधिकांश बहस हमारे सौर मंडल के ग्रहों तक ही सीमित रही है और अंत में एकल उदाहरण के अभिशाप से ग्रस्त है। प्राचीन यूनानियों के लिए, जिन्होंने सबसे पहले ग्रह शब्द का परिचय दिया था, इसकी परिभाषा में कोई अस्पष्टता नहीं थी। उनकी दुनिया में स्थिर तारे थे जिनका एक दूसरे से संबंध कभी नहीं बदलता था और आकाश में अन्य रोशनी थी जो नियमित और पूर्वानुमानित तरीके से एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमती थी। बाद वाले ग्रह थे ग्रीक एस्टेरेस प्लैनेटाई से या भटकते सितारे। धूमकेतु जैसी क्षणभंगुर घटनाओं को ऊपरी वायुमंडल में विस्फोट माना जाता था और इसलिए वे ग्रीक ब्रह्मांड विज्ञान का हिस्सा नहीं थे। यह समझना महत्वपूर्ण है कि यूनानियों के लिए पृथ्वी एक ग्रह नहीं थी। इसके बजाय यह सृष्टि का अविचल और अविचल केंद्र था जिसके चारों ओर बाकी सब कुछ घूमता था। हालांकि तकनीकी रूप से कहे तो सूर्य और चंद्रमा को ग्रीक ब्रह्मांड विज्ञान में ग्रहों के रूप में वर्गीकृत किया गया होगा, क्योंकि बाकी सभी चीजों की तरह वे पृथ्वी के चारों ओर घूमते थे। कोपरनिकन क्रांति के बाद सूर्य स्वीकृत ब्रह्मांड विज्ञान में सौर मंडल के केंद्र में चला गया और चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह बन गया। इस योजना में 6 ग्रह थे: परिचित बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति और शनि। ग्रह क्या था और क्या नहीं, इस बारे में कोई बहस नहीं थी, क्योंकि ये सभी वस्तुएं अनादिकाल से ज्ञात थी। विलियम हर्शेल ने 1781 में यूरेनस की खोज की, लेकिन इस घटना के साथ साथ 1846 में नेपच्यून की बात की खोज ने वास्तव में किसी भी बहस को जन्म नहीं दिया, क्योंकि वे ज्ञात ग्रहों के समान व्यवहार में लगे हुए थे। वे बस बहुत दूर थे, दूर। दरअसल यूरेनस ग्रह का नामकरण हमें कुछ दिलचस्प बताता है कि खगोलीय समुदाय कैसे काम करता था। खोज के समय हर्शेल एक पेशेवर संगीतकार और एक शौकिया खगोल शास्त्री थे जो इंग्लैंड के बाद शहर में रहते थे। अपने मूल जर्मनी में हनोवरियन गार्ड्स के बैंड में दूसरे ओबो के रूप में जब उन्हें सैन्य जीवन अरुचिकर लगा तो वह इंग्लैंड चले गए थे। एक कुशल दूरबीन निर्माता, उन्होंने अपने पिछले अवलोकन से आकाश का एक व्यवस्थित सर्वेक्षण करते समय ग्रह की खोज की। गैलीलियो और बृहस्पति के चंद्रमाओं के उदाहरण के बाद हर्शल ने अपनी नई खोज के लिए इंग्लैंड के राजा के नाम पर जॉर्जियम सीडस नाम का सुझाव दिया। यह दांव गैलीलियो की तरह ही उनके लिए भी कारगर साबित हुआ, क्योंकि हर्शल को जॉर्ज III से शाही पेंशन मिलती थी। हालांकि उनके सुझाव को उनके साथी खगोलविदों, विशेषकर इंग्लैंड के बाहर के लोगों ने काफी हद तक नजरअंदाज कर दिया। 18वीं शताब्दी के अंत तक आम उपयोग ने पौराणिक नाम यूरेनस आकाश के यूनानी देवता और ज्यूस के दादा को काफी हद तक सार्वभौमिक रूप से स्वीकृत बना दिया था। इसी तरह की यद्यपि अधिक मौन घटना 1846 में नेपच्यून की खोज के बाद हुई, जब ग्रह के अस्तित्व की भविष्यवाणी करने वाले खगोलविदों में से एक अर्बेन ले वेरियर ने ग्रह का नाम ले वेरियर स्टार रखने पर जोर दिया। आश्चर्य की बात नहीं है कि फ्रांस के बाहर भी यह नाम कभी लोकप्रिय नहीं हुआ, लेकिन नामकरण पर इन हल्के विवादों के बावजूद इस बारे में कोई सवाल नहीं था कि जो खोजा गया था वह वास्तव में एक ग्रह था। दुर्भाग्य से यह अनुकूल स्थिति उस समय खगोलविदों के लिए उपलब्ध तकनीक की अपेक्षाकृत आदिम प्रकृति पर निर्भर थी। हालांकि 1801 तक दूरबीनें सेरिस का पता लगाने में काफी सक्षम हो गई थी, जो बाद में क्षुद्रग्रह बेल्ट के रूप में पहचाना जाने वाला सबसे बड़ा
पिंड था। आखिरकार ऐसी कई और वस्तुओं का पता लगाया गया। क्या करें? क्या सूर्य की परिक्रमा करने वाली प्रत्येक चट्टान को एक ग्रह के रूप में गिना जाता है? यदि नहीं तो आप रेखा कहाँ खींचेंगे? 19वीं सदी की शुरुआत में नए खोजे गए क्षुद्र ग्रहों को केवल नए ग्रहों के रूप में गिना जाता था। वास्तव में यहाँ तक कि 1867 में भी एक लेखक ने दावा किया था कि सूर्य के चारों ओर कक्षा में 90 से कम ग्रह नहीं थे। हालांकि 19वीं सदी के अंतिम भाग में कुछ दिलचस्प था घटित। शब्दावली पुलिस की भूमिका निभाने के लिए कोई अंतरराष्ट्रीय निकाय नहीं थे, लेकिन सौर मंडल का विवरण हमारी वर्तमान समझ की ओर बदलना और विकसित होना शुरू हो गया। क्षुद्र ग्रह बेल्ट को बोल्डर से लेकर सेरेस तक के पिंडों की एक प्रणाली के रूप में मान्यता दी गई थी, जो लगभग 970 किलोमीटर की दूरी पर है। ग्रह क्या है, इस बारे में बहस में पड़े बिना खगोलविदों को स्पष्ट रूप से एहसास हुआ कि अधिकांश क्षुद्र ग्रह इस श्रेणी में नहीं थे। जस्टिस स्टीवर्ट की तरह जब उन्होंने इसे देखा तो उन्हें यह पता चल गया, और क्षुद्र ग्रह निश्चित रूप से यह नहीं थे।